तो मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जो डॉक्टर आपको औषधि देता है, वो औषधि आपको फायदा करती है या नहीं करती है? अगर औषधि नहीं फायदा कर रही है, तो डॉक्टर गलत है। और अगर आप डॉक्टर अच्छा है, औषधि भी ले रहे हो और फिर भी नहीं ठीक रहे हो, इसका मतलब आप परहेज नहीं कर रहे हो। परहेज जरूरी है। हम बात करेंगे धन से संबंधित विषय की। जिस व्यक्ति के पास धन है, उसी के पास यश है, कीर्ति है। जिस व्यक्ति के पास धन है, वो धर्म भी कहीं न कहीं संचित कर सकता है। जन्म कुंडली में किस अवस्था में धन होता है, किस अवस्था में धन नहीं होता है, उन योगों को हमें समझना होगा। जब हम उन योगों को समझ लेंगे, तो हम उन धन योगों के ऊपर जो कुयोग हैं, उनके उपचार भी समझ लेंगे। उपचार जब समझ लेंगे, तो हमारे पास धन संचय का मार्ग खुल जाएगा। तो हम इस वीडियो में आपके साथ धन संबंधी चर्चा ही इस समय कर रहे हैं। जन्म कुंडली में जो दूसरा घर है, वो धन है। धन के बारे में बताएगा। दूसरे घर का स्वामी उच्च का है, दूसरे घर का स्वामी शुभ ग्रहों से देखा जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के पास दो लाभ होंगे। एक तो उसके पास वाणी अच्छी होगी, दूसरा उसके पास धन अच्छा होगा, तीसरा उसका परिवार कुटुंब अच्छा होगा। यदि दूसरे घर का स्वामी छठे, आठवें और 12वें घर के स्वामियों से दृष्टि योग बना रहा हो या युति योग बना रहा हो, तो उस व्यक्ति के पास वाणी, धन, ये सब चीजें नहीं के बराबर हो जाती है। हम इस विषय को अच्छी तरह से एक चार्ट के माध्यम से, जो कि मैंने रेडी किया है, समझेंगे और आपको उस चार्ट के मुताबिक उपाय भी बताएंगे। तो इस वीडियो को स्किप ना करिएगा। और आप चैनल पे अगर नए हैं, तो चैनल आपके बड़े काम का है और आपको वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे। और गारंटी तो नहीं देता हूं, क्योंकि गारंटी तो यहाँ शरीर की भी नहीं है, अपने मन की भी नहीं है, परंतु इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि आप जब इस ज्योतिष का सूत्र समझ लोगे, तो आपको अपने जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों के साथ सामना करने में सुलभता होगी और आपको धन संपत्ति संचय का एक अच्छा अवसर भी प्राप्त होगा। हम चार्ट रेडी करते हैं। कारण क्या है कि जब तक हम किसी अंक को नहीं लेंगे, उस अंक के द्वारा ही हम आगे किसी विषय को, योग को समझ पाएंगे। मान लीजिए कि हमने एक अंक ले लिया 11। उस 11 अंक का मतलब होता है कि कुंभ लग्न। अब कुंभ लग्न है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा धन स्थान मीन लग्न हो जाएगा। धन स्थान का स्वामी बृहस्पति हो जाएगा। अब हमें बृहस्पति से संबंधित सारे योगों को देखना होगा। तो ठीक इसी प्रकार से हम कोई भी एनी भी रंग जो है ना, लग्न ले लेते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में कोई भी लग्न हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि कौन सी अवस्था में जातक के जीवन में धन, वाणी, नेत्र इत्यादि में दोष आता है। सबसे पहले हम आपको बता दें, दूसरा घर नेत्र का भी है, दूसरा घर वाणी भी है, दूसरा घर दांत भी है, शेर भी है, दूसरा घर कुटुंब भी है, दूसरे घर से चरित्र का भी पता लगता है। खान पान का जो व्यक्ति संयमी है, उसका भी पता चल जाता है। खान पान जिसका गलत है, उसका भी पता चल जाता है। ठीक है। तो दूसरे घर के ऊपर एक चर्चा पहले कर लेते हैं। यदि द्वितीय की युति शुक्र के साथ हो, तो नेत्र विकार यानी आंखों की रोशनी कमजोर होने का भय रहता है। सूर्य और शुक्र की युति लग्न में हो, याद रखिएगा, सूर्य और शुक्र दोनों की युति लग्न में हो या द्वितीय भाव में हो, तो जातक को नेत्र का विकार होता है, आइस इन्फेक्शन होती है। ठीक है। द्वितीय भाव में सूर्य प्लस चंद्रमा की अगर युति हो गई हो, तो जातक को नेत्र विकार होता है। अब आप सोचोगे कि हम धन को लेकर के चर्चा कर रहे थे, तो नेत्र विकार क्यों कहने लग गए? जरूरी है।
नेत्रों में दोष भी धन की कमी बताता है। यदि नेत्र में दोष होगा तो कहीं ना कहीं आपका धनेश जरूर इफेक्टेड है। ठीक है, तो यदि लग्नेश और द्वितीयेश की युति, लग्नेश और द्वितीयेश की युति सूर्य के साथ होगी तो भी जातक के स्वभाव में और नेत्रों में अंधापन होगा। समझ गए होंगे आप। अब इस चीज को लेकर के हम चले आगे। ध्यान रहे, ये समस्त दोष कारक ग्रह यदि उच्चस्थ या स्वक्षेत्री होंगे तो हानिप्रद नहीं होते हैं, लेकिन यदि नहीं है तो हानिप्रद जरूर होते हैं। छठे, सातवें, आठवें भाव के स्वामी से यदि ये युति बन जाए तो नेत्र का दोष संभवतः बन जाता है। अब धनेश के विविध योगों पे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो पे पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको सब हम धन के लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जितनी समझ है उतनी। द्वितीय भाव में यदि बुध और बृहस्पति तथा चंद्रमा भी हो तो जातक के पास धन संपत्ति और वाणी बहुत अच्छी होती है। या फिर बुध गुरु हो, बुध चंद्रमा भी हो जाए तो भी जातक के पास धन संपत्ति यानी वह सम्मानित व्यक्ति होगा। द्वितीय भाव का स्वामी यदि दसम घर में बैठा हो तो याद रखिए, द्वितीय भाव जो धन भाव का स्वामी है, वाणी का स्वामी है, जब कर्म स्थान पे बैठा हो, दसम स्थान पर बैठा हो, तो जातक को पिता से और राजनीति से धन एवं सत्ता का विशेष प्रकार से लाभ योग बन जाता है। ठीक, अब तीसरी बात, जन्म कुंडली में यदि द्वितीय, जो द्वितीय घर का स्वामी है, द्वितीय प्लस बुध हो, उनकी युति हो, द्वितीय भाव का स्वामी और साथ में बुध बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में दक्ष होता है, कुशल राजनीति में दक्ष होता है। नवम स्थान पर द्वितीय भाव का स्वामी अगर बैठा होगा, नवम स्थान भाग्य भाव, नवम स्थान पर अगर द्वितीय भाव का स्वामी बैठा होगा तो ऐसे व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि अथवा अपने देश से बाहर जाकर के धन का लाभ होता है। फिर से रिपीट कर लीजिए, नवम भाव में द्वितीय बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर के धन अर्जित करता है। चलिए अब हम लेते हैं पांचवी बात, शुक्ल पक्ष का बलि चंद्रमा हो और द्वितीयस्थ बैठा हो, शुक्ल पक्ष का बलवान चंद्रमा, क्योंकि अष्टमी तक शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बलवान होता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा बलवान होता है। तो अगर बलवान चंद्रमा दूसरे घर में बैठा हो तो जातक की वाणी बड़ी ओजस्वी होती है, मीठी होती, मृदु होती है, और वो किसी को भी अपने बात के प्रभाव में अपने मन चाहा कर्म करवा सकता है। द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा हो तो जातक वाग्मी तो होता ही है, धनेश प्लस शुभ ग्रह अगर द्वादश भाव में बैठे हो तो धनेश प्लस शुभ ग्रह अगर 12वें घर में बैठे हो तो जातक को बहुत धन का लाभ प्राप्त होता है। द्वादश भाव खर्च का घर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति खर्च करके कमाएगा। एक छठी बात और हम बताते हैं, सूत्रात्मक, एकाकी धनेश केवल एक, एकाकी धनेश व्यय भाव में स्थित हो, जो दूसरे घर का स्वामी है 12वें घर में बैठा हो और उसे केतु देख रहा हो, तो ऐसी अवस्था में जातक जीवन भर ऋणी रहता है, कर्जी रहता है, ऋणग्रस्त रहता है।
अब द्वितीय भाव में यदि बुध और शुक्र बैठे हो किसी के, तो एक तो गायन कला से, दूसरा सौंदर्य प्रसाधन से इस व्यक्ति को अधिक धन लाभ होता है और स्त्रियों से लाभ होता है। द्वितीय भाव और द्वितीयेश का यदि मंगल के साथ कोई संबंध बन जाए, द्वितीय भाव और द्वितीयेश का संबंध एन केन प्रकारेण मंगल से बन जाए, मंगल देखता हो या मंगल उसके साथ द्वितीयेश के साथ बैठा हो, तो मंगल प्लस शुभ ग्रह हो, अशुभ ना हो, और उस पर बुध की दृष्टि पड़ जाए या युति हो जाए, तो जातक गणित के माध्यम से सीए वगैरह करके, अकाउंटेंट वगैरह अच्छा बन करके धन लाभ करता है। अच्छे से समझिएगा, द्वितीय भाव द्वितीय मंगल के साथ युति, दृग युति कर रहा हो और बुध कहीं देख रहा हो द्वितीय को, तो ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ होता है विशेष। अब द्वितीय से बने और आगे योगों को हम समझ लेते हैं। जैसा कि हमने कुंभ लग्न पहले लिया हुआ है, आपकी जन्म कुंडली में कौन सा लग्न है मुझे नहीं पता है, आपको अपने द्वितीय को देखना है। तृतीय भाव में तृतीय भाव में द्वितीय घर का स्वामी अगर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने भाई बहनों का स्नेह विशेष मिलता है, सहयोग मिलता है, और कई ऐसे जातकों को संगीत के माध्यम से, फिल्म एक्टिंग, फिल्म एक्टर, फिल्म लाइन, संगीत के माध्यम से यह व्यक्ति फेमस हो जाता है और धन कमाता है। कारण क्या है? तृतीय भाव, समझे, तृतीय भाव द्वितीय से द्वितीय होने के कारण कर्ण प्रिय गीत संगीत का कारक होता है। हम चर्चा कर रहे हैं धन संबंधित विषय को लेकर के। चतुर्थ भाव में द्वितीय भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी एक जगह कहीं बैठे हो या फिर चतुर्थ में ही बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति को प्लाट्स, जमीन, भूमि, संपदा और वाहन, घर परिवार के माध्यम से इस व्यक्ति को पूर्ण सुख प्राप्त होगा है। एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पंचम भाव पर हम चलते हैं। पंचम भाव जन्म कुंडली में यदि पंचम और द्वितीय का मालिक पंचमेश और द्वितीय की युति बना रहा हो, तो ऐसा जातक बौद्धिक कर्म से यानी बुद्धि परक कर्म से धन का लाभ प्राप्त करेगा, और ऐसे व्यक्ति की संतान धनाढ्य होती है। द्वितीय और पंचमेश की युति हो रही हो तो जातक की संतान बहुत ही धनाढ्य होती है। अब आपकी जन्म कुंडली में ऐसा है और ऐसा नहीं लग रहा है, तो अपनी जन्म कुंडली को, ग्रहों को अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग हो और आपके साथ ऐसा परिणाम न मिल रहा हो, तो उस बैठे हुए ग्रह को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अस्त तो नहीं है, बुरे ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, यह भी जरूर देखना। अच्छा, पंचम भाव के बाद हम छठे भाव पर आते हैं। छठा भाव द्वितीयेश और षष्ठेश जब इकट्ठे हो जाए, द्वितीयेश यानी दूसरे घर का स्वामी और छठे घर का स्वामी जब एक जगह बैठ जाए, शुभ हो, तो यह बताता है कि मामा के पास कितनी संपत्ति है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मामा की संपत्ति ही जातक को प्राप्त हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि द्वितीय से यदि षष्ठेश के साथ युति करेगा, तो छठा भाव दुख स्थान है, रोग
ऋण शत्रु। तो ऐसे व्यक्ति का पैसा रोग में, कर्ज में और दुश्मनी में जाता है, छठे भाव के कारण। अब हम सप्तम पर बनने वाला योग भी देख लेते हैं। द्वितीय, यदि सप्तमेश की युति होगी कहीं पर भी जन्म कुंडली में, हो सकता है कि सप्तमेश द्वितीय के साथ बैठा हो या द्वितीय सप्तमेश के साथ बैठा हो आपकी जन्म कुंडली में। यदि ऐसा है तो ऐसे व्यक्ति की ससुराल बड़ी ही धनाढ्य घर से होती है और वो अपने ही कुटुंब की कन्या से विवाह का संकेत भी देता है, क्योंकि सप्तम भाव पत्नी का है, सप्तम भाव गृहस्थ का है। इसलिए अब चलिए अष्टम भाव पर चलते हैं। अष्टम भाव में द्वितीयेश और अष्टमेश बैठे हों कहीं, तो जातक को भूमि संपदा, वाहन, घर और परिवार का सुख उत्तम देती है, लेकिन शुभ होना चाहिए। नहीं द्वितीयेश और अष्टमेश इकट्ठे होने पर जातक को आलसी बना देते हैं, वाणी का दोषी बना देते हैं, कटुभाषी बना देते हैं और बीमार बना देते हैं। नवम भाव में द्वितीयेश पर बनने वाले योग की चर्चा कर लेते हैं। नवम भाव में द्वितीयेश प्लस नवमेश की अगर युति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का पिता बहुत ही धर्मनिष्ठ, धनाढ्य, प्रतिष्ठित और ऐसे व्यक्ति का पिता विद्वानों से मैत्रीपूर्ण जीवन जीता होगा और स्वयं इस जातक को भी अपने पिता की तरह जीवन जीने की कला आ जाएगी। चलिए दसम भाव पे चलते हैं। दसम भाव में अगर द्वितीयेश और दशमेश की युति हो रही हो, कर्मेश की, तो ये द्योतक है उच्च पद प्रतिष्ठा का और धन प्रदान करती है। यदि ग्रह पापी हो तो जातक सत्ता का दुरुपयोग भी करता है। दशमेश पापी हो या द्वितीयेश पापी हो तो उसे सत्ता और प्रतिष्ठा, वो रैंक, पोस्ट मिलती है, लेकिन उसका गलत प्रयोग करता है व्यक्ति। एकादश, 11वां भाव आमदनी का। यदि आपकी जन्म कुंडली में कहीं द्वितीयेश और एकादशेश की युति बन रही हो आमदनी के घर की, तो जातक को यह प्रगतिशील बनाता है, भाई बंधुओं से प्रेम का योग बनाता है, भाई भाई की मिलनसारिता का योग बनाता है, धन और प्रतिष्ठा का भी योग बनाएगा। अब केंद्र या त्रिकोण में चर्चा कर लेते हैं। यदि केंद्र या त्रिकोण में केंद्र अथवा कोण में द्वितीयेश जो धन भाव का स्वामी है और दशमेश की युति कहीं भी हो, जैसे लग्न में, पंचम में और नवम में, तो ऐसे जातक को अचानक अनायास धन की प्राप्ति करवाता है यही योग। द्वादश भाव पर यदि द्वितीयेश और द्वादशेश की युति है, शुभ ग्रह से युक्त है, तो जातक दानी, परोपकारी, परोपकार में धन का व्यय करेगा। और कोई कोई जातक बुरे ग्रहों की दृष्टि होने से स्त्रियों के ऊपर विलास में अपना धन खर्चा करता है, भोग में अपना धन खर्चा करता है, क्योंकि भोग भाव है द्वादश। जब पापमय होगा तो जातक स्त्रियों से पैसा कमा करके स्त्रियों में लगाता है। भोग विलास और साधनों पर पैतृक संपदा भी कई बार ये अपव्यय करता है, अर्थात वेश्यावृत्ति इत्यादि में अपने संपत्ति को गंवा बैठता है। ठीक है, हमारा मंतव्य है हर एक पार्ट्स को लेना। द्वितीय भाव में एक और देखना है, अगर सूर्य बुध बैठे हो, युति हो जाए द्वितीय भाव में, किसी जातक का सूर्य बुध इकट्ठा दूसरे भाव में बैठा हो, तो ऐसा जातक सेवा भावी होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, लेकिन इस व्यक्ति का पैसा स्टेबल नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, ये ज्यादातर खर्च हो जाता है। द्वितीय भाव में सूर्य, शुक्र और गुरु अगर तीनों इकट्ठे बैठ जाएं
तो भी जातक को धन वैभव सुख का योग बना देती है। ठीक है, अब कुछ योगों पर और चर्चा कर लेते हैं। शारीरिक, द्वितीय भाव में यदि पाप ग्रह की स्थिति और द्वितीयेश का पाप ग्रह से युति हो जाए तो ऐसी अवस्था में जातक कुरूप हो जाता है। अगर द्वितीयेश नीच राशिस्थ या शत्रु क्षेत्री होकर पाप ग्रह से दृष्ट हो तो भी जातक कुरूप हो जाता है। ये हम द्वितीय भाव के ऊपर योग की चर्चा कर रहे हैं। अब ज्योतिषी बनने वाले योग के बारे में देखा जाए, क्योंकि धन की प्राप्ति का जो क्षेत्र है वो कहां से होगा। बुध केंद्र स्थान में लग्न चतुर्थ सप्तम दशम में बैठा हो और शुभ ग्रह जैसे शुक्र की शुभ ग्रह से युति हो जाए बुध के साथ, द्वितीय या तृतीय भाव में और द्वितीय बली हो तो जातक ज्योतिषी होता है। और ऐसा परफेक्टली प्रमाण है मेरे पास। ठीक है, अब सारावली में एक सूत्र आता है, कहते हैं यदि शुक्र द्वितीय भाव में उच्चस्थ हो तो जातक ज्योतिषियों में श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो ज्योतिष विद्या को प्रवर्तक भी है कहीं ना कहीं। गुरु या शुक्र द्वितीय होकर अपनी उच्च या मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो, सूर्य और मंगल से दृष्ट हो तो जातक न्याय शास्त्र में कुशल होता है। गुरु या शुक्र द्वितीय होकर के अपनी उच्च या मूल त्रिकोण राशि अपनी राशि में या मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो, सूर्य मंगल से दृष्ट हो तो जातक न्याय शास्त्र में कुशल होता है। यानी ये न्यायकर्ता, जजमेंट, जज इत्यादि होने का योग बना देता है। ध्यान रहे, गुरु धनु राशि में 0 से 10 अंश तक, गुरु धनु राशि में 0 से 10 अंश तक तथा जो मूल त्रिकोण होता है गुरु का धनु राशि में 0 से 10 अंश तक मूल त्रिकोण होता है और कर्क के 5 अंश पर परमोच्च होता है गुरु, जो हमने परमोच्च की और उसकी चर्चा की स्वराशि की। इसी प्रकार शुक्र तुला राशि के पहले 15 अंशों में मूल त्रिकोण तथा मीन के 27 अंश पर परमोच्च होता है। तो इस अवस्था में यदि गुरु शुक्र द्वितीयेश होकर अपनी उच्च या मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो तथा सूर्य मंगल से दृष्ट हो तब जातक न्याय शास्त्र का मर्म जानने वाला होता है। तो ये कुछ बातें रही द्वितीय से लेकर के आपके साथ बांटने की। ज्योतिष के विषय को समझना भी चाहते हो और समय भी नहीं देना चाहते हो तो कतई आप नहीं समझ पाओगे। कुछ बातें हमें सीखनी, शेयर करनी चाहिए एक दूसरे से, तब हम उस विषय को अच्छे से जान सकते हैं। ज्योतिष अध्यात्म भी है। ज्योतिष आपके अंदर के बैठे हुए सामर्थ्य को, शक्तियों को, ऊर्जा को जागृत करता है। ये बात हो गई। जब जन्म कुंडली में धनेश किसी ग्रह से पीड़ित हो और उस ग्रह के कारण धन में रुकावट है तो उस व्यक्ति को उस पीड़ित ग्रह का दान इत्यादि करके, पूजा इत्यादि करके अपने वैभव को, धन को बढ़ाने में सहयोग लेना चाहिए। मैंने आपको बोला था ना कि हम चर्चा करेंगे बाद में उपाय की। मान लीजिए आपका जन्म कुंडली में द्वितीय शुक्र है, शुक्र बैठा है धन देने वाला, लेकिन शुक्र के शत्रु सूर्य वहां पर विराजमान है। तो आपके धन को सूर्य यानी शुक्र संबंधी धन को सूर्य नष्ट कर रहे हैं। तो हमें शुक्र के ऊपर से प्रभाव सूर्य का हटाना होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस सूर्य की पूजा इत्यादि करके, दान इत्यादि करके
हम अपने शुक्र को महफूज कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं और शुक्र के रत्न इत्यादि को धारण करके, बलवान करके अपने धन को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमें अपने धन पर होने वाले विपक्षी ग्रह को शांत करने के लिए युक्तियां भी ढूंढनी चाहिए। लेकिन जब हम इस विषय को जानेंगे तभी युक्तियां आएंगी। तो इस विषय को हम यहाँ धनेश से संबंधित विषय को देते हैं विराम। अगले वीडियो में आपके साथ तृतीय भाव, तृतीय के कारणों, तृतीय के विशिष्ट विषयों को जानना जाएगा और तब आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को। लेते हैं विदा, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।